सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। गायत्री महाविद्यालय सांचौर जालोर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आज हम इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट 3 की सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में कुल 3 पेपर होते हैं। सब्जेक्ट बॉटनी के संदर्भ में बात करें, पहला प्लांट इकोलॉजी से रिलेटेड है, दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तीसरा पेपर है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से तीसरे पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुई और इस बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानेंगे, के लिए कौन कौन से टूल्स होंगे, टेक्निक्स होगी, और उस टूल्स के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात प्लांट टिश्यू कल्चर के संदर्भ में बात करेंगे। तो आज के इस प्रारंभिक क्लास में हम प्लांट टिश्यू कल्चर से संबंधित जनरल इंट्रोडक्शन और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए बात करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों आपको ध्यान है, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत पुराना विषय है, टॉपिक है, जिसके बारे में आदिकाल से ही कार्य किया जाता रहा है। प्रारंभ में दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता था। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है, और इस जीवाणु के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक एसिड बनाया जाता था। ठीक इसी प्रकार से शराब उत्पन्न करने के लिए फर्मेंटेशन का उपयोग किया जाता था। ईस्ट से जाइमेज का उत्पादन किया जाता था, उसका प्रोडक्शन होता था। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया जो किसी न किसी प्रारूप से बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, उससे संबंधित कार्य किया जाता था। वर्तमान परिस्थिति में उसी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको और विस्तारित रूप से समझ करके उसी प्रयोगों को, उसी प्रोसेस को और अधिक ज़्यादा प्यूरिफाइड करके व्यवस्थित तरीके से लार्ज स्केल पर इसका उपयोग किया जाना संभव हो पाया है। तो ये सभी चीज़ें क्यों हुई? बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हुई। तो ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम आज के इस संदर्भ में, इस विषय के, इस क्लास के संदर्भ में बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एनिमल के संदर्भ में उतनी होती है, माइक्रोबायोलॉजी के संदर्भ में उतनी प्रासंगिक है, प्लांट के संदर्भ में भी इतनी है। बायोटेक मूल रूप से 2 प्रकार के वर्ड से मिलकर बना होता है। बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है जैव, और टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग प्रोसेस है। जीवों में इंजीनियरिंग के माध्यम से किए जाने वाले वे फेरबदल जो साइंटिफिक हो और मानव जाति के लिए उपयोगी हो, उस प्रकार के फेरबदल को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी क्या एप्लीकेशन है? तो द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू मैनिपुलेट लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रैक्टिकल यूजेस, नंबर फर्स्ट। सेकेंड इज इट इज ए बायोलॉजिकल फिनोमिनन फॉर copying and manufacturing various kinds of useful substance, and third it is a controlled use of biological agent such as microorganism or cellular component for beneficial use। हम किसी सूक्ष्म जीव को, पादप कोशिका हो सकती है, एनिमल कोशिका हो सकती है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, को हम इसकी सामान्य संरचना में थोड़ा सा फेरबदल करके यदि इसको मानव हित के लिए उपयोग किया जाए तो इस चीज़ को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यदि प्लांट सेल से रिलेटेड हैं ये, तो उसको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। यदि बैक्टीरिया से संबंधित हैं, वायरस से संबंधित हैं,
तो हम उसको माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड या माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानेंगे। यदि एनिमल सेल्स के ऊपर इस प्रकार के प्रयोग किया जाता है तो उसको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। अब ये हेरफेर किस प्रकार से होता है इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी बात करते हैं। हेरफेर का मतलब अदला बदली होता है, उसके अंदर चेंजेस किया जाए कंट्रोल्ड कंडीशन में। जैसा कि कोई बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा लैक्टोज को किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में। अब उसी तरह के कोई अन्य बैक्टीरिया भी जिसमें लैक्टोज को पाचन करने वाली जीन को ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो बैक्टीरिया भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दें। जिससे फायदा क्या होगा कि लैक्टिक एसिड के बैक्टीरिया जो कम मात्रा में प्रयुक्त होते हैं वो शीघ्रता से प्रयुक्त हो जाएंगे, अधिक मात्रा में प्रयोग कर देंगे। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात करें, जैसे गोल्डन राइस की बात सुनी होगी आपने। है क्या गोल्डन राइस? भारत की अधिकांश जनसंख्या, विश्व की अधिकांश जनसंख्या कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में, खाद्य पदार्थ के सोर्स के रूप में राइस का प्रयोग करता है। लेकिन कंटिन्यू कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करने के कारण मानव में, उसको उपयोग करने वाले व्यक्तियों में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है, लेकिन दूसरे अन्य प्रकार के सप्लीमेंट की सप्लाई नहीं हो पाती। उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता, एमिनो एसिड नहीं मिल पाते, खनिज लवण नहीं मिल पाते। फलस्वरूप इसमें पोषक तत्वों की न्यूनता हो जाती है। और जिन पादपों के द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है उनका इतना अधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो नहीं सकता। विटामिन ए लेना है, गाजर की आवश्यकता होगी, गाजर खाएं तो हम बहुत अधिक मात्रा में गाजर का उत्पादन करें। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, चावल का उपयोग करें। प्रोटीन की आवश्यकता है, प्रोटीन सोर्स जैसे विभिन्न प्रकार के दलहनी पौधों को उगाया जाए तो हमें 3 प्रकार की फसलें विकसित करनी पड़ेगी। विश्व में जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि उसकी पूर्ति इतना संभव नहीं है। तो वैज्ञानिकों के मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों नहीं हम चावल के अंतर्गत ही इस प्रकार का परिवर्तन करें, जीन लेवल पर इस प्रकार का परिवर्तन करें कि उस राइस के साथ ही अन्य प्रकार के सप्लीमेंट की भी पूर्ति हो जाए। तो क्या किया गया, उसमें विटामिन ए को निर्मित करने वाले जीन को डैफोडिल नामक प्लांट से ट्रांसफर किया गया राइस में। फलस्वरूप राइस में विटामिन ए को निर्मित करने वाली, जो कि एक प्रकार का कैरोटीनॉइड को डेवलप करता है, के कारण उसका रंग हल्का पीला हो गया। अब उस हल्के पीले राइस से किसकी पूर्ति होना प्रारंभ हुई? उससे पूर्ति हुई कार्बोहाइड्रेट के साथ में विटामिन की। विटामिन ए लोगों तक पहुंचा। तो ये इस प्रकार का एक माइक्रो लेवल पर जीनी स्ट्रक्चर में चेंज करके हम महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जो सामान्य तौर पर संभव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा सिंगल सेल प्रोटीन का, एकल कोशिकीय प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको क्या किया गया, एकल कोशिकीय जीव जैसे क्लोरेला है, ईस्ट है, इसके माध्यम से उत्पादित किया जाना प्रारंभ किया गया। आपने 12th क्लास में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट पढ़ा होगा तो उसमें ये भी पढ़ा होगा कि एक एली लिली नामक की कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी, सबसे पहले बैक्टीरिया के माध्यम से मानव में प्रयुक्त होने वाले इंसुलिन को उत्पादित किया था, संश्लेषित किया था। और इसको क्या नाम दिया था? बैक्टीरिया के माध्यम से बीटा सेल्स की इंसुलिन निर्मित करने वाली जीन को ट्रांसफर किया गया बैक्टीरिया में, जिसके फलस्वरूप निर्मित होने वाले इंसुलिन को नाम दिया था ह्यूमिलिन। इंसुलिन है किसका है? ह्यूमन का है, लेकिन इसका उत्पादन किससे होता है? बैक्टीरिया से हुआ। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि मानव को इंसुलिन की आवश्यकता ज़्यादा है। डायबिटीज हो गया तो इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होगा। इतना अधिक मात्रा में इंसुलिन अग्नाशय की कोशिका से संश्लेषित होना संभव नहीं है। उसमें बहुत अधिक श्रम लगता है, उसमें बहुत अधिक मेहनत लगती है, पैसे लगते हैं। लेकिन चूंकि बैक्टीरिया
छोटी सी कोशिका होती है और तीव्र गति से अपनी ग्रोथ करती है। इकोलाई तो 20 मिनट में अपना जीवन चक्र पूरा करके 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो इस इकोलाई कोशिका में यदि इसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो उत्पादन बहुत तीव्र गति से होगा। तो बैक्टीरिया वैसे इसका कोई यूजेज नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार के नैतिक मुद्दे इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते। तो बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर करने के पश्चात तीव्रता से, शीघ्रता से अधिक मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन किया जाना प्रारंभ हुआ और संभव हुआ। विद्यार्थियों, ये है चीज़ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार की प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का भी उपयोग होना प्रारंभ हुआ। जैसा कि आपने कपास के बारे में सुना होगा, बीटी कॉटन सुना होगा, उसमें बेसिलस थुरिनजिसिस के जीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे ये कपास उस कॉटन पिलर से जो इसके फल को नुकसान पहुंचाता है, उस कीड़े से सुरक्षा अपने आप ही करना प्रारंभ हुआ। तो उस कीड़े से सुरक्षा के लिए उस कॉटन की फसल पर अनावश्यक मात्रा में, अतिरिक्त मात्रा में रसायनों की आवश्यकता नहीं हुई, पैसे बचे। उसको छिड़कने के लिए लेबर की आवश्यकता नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसका उत्पादन सामान्य परिस्थिति में बढ़ने लगा। तो ये जेनेटिकल मॉडिफाई फसल और एनिमल किस प्रकार से विकसित किए जाते हैं, इसके लिए कौन से प्रकार की इंजीनियरिंग प्रयुक्त होती है, उस इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स काम आते हैं, उपकरण काम आते हैं, उनकी विधियाँ कैसी होती है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उसको उत्पादित किया जाएगा, इसके बारे में हम इस बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न प्रकार के भाग के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित छोटी सी इतिहास के बारे में बात करें। एम स्लीडन और टी श्वान ने सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंतर्गत कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी दिया था, एक कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि कोशिका से निर्मित होती है, नवी संतति कोशिका पूर्व वाली कोशिका से निर्मित होती है, उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। उसके बाद में जी हेवरलैंड ने, गॉटलिब हेवरलैंड जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था, ने सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर की कंसेप्ट विकसित 1981 में ओयो यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल विकसित किया गया। इसके लिए इस क्रिया के अंतर्गत एक जंतु का जीन दूसरे जंतु में ट्रांसफ़र किया गया। सबसे पहले जीन इंजीनियरिंग या जीन ट्रांसफ़र की प्रोसेस हुई थी, वो साल्मोनेला ट्राइफी नामक बैक्टीरिया हुई थी। उसके बाद में 1980 में जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहली बार प्रयुक्त, और इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी एक बड़े स्तर पर विश्व के अंतर्गत इस प्रकार ये करना प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप आज वर्तमान में कई प्रकार की कोशिकाओं पर, पादपों पर, जंतुओं पर प्रयोग किए जा रहे हैं और नई नई किस्में और नस्ल विकसित की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंतर्गत हमने डिस्कस किया है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और इसका इतिहास कैसा है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।